9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आज हम अगली एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो कि एक्सरसाइज 9.3 है। लेकिन उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि 9.3 में एक्चुअली करना क्या है, हमको किसके बारे में हमको स्टडी करना है। हमारी जो 9.3 एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको ये पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। मींस फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण को प्राप्त करना, हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका व्यापक हल दिया गया हो। ठीक है, तो दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको? आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। लास्ट क्लास में भी हमने इसका जिक्र किया था आपसे कि ये ऐसे क्वेश्चन हुआ करेंगे जिसमें हमको अवकल समीकरण का व्यापक हल दिया रहा करेगा, सॉल्यूशन हमको दिया जाएगा और हमें उस सॉल्यूशन से उसके करिस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी होगी। उस हल से उसके संगत अवकल समीकरण हमको बनानी हुआ करेगी। ये हमको करना रहेगा। ये थोड़ा सा उल्टा काम है, ये थोड़ा सा उल्टा काम है। जैसे अवकल समीकरण दी जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। सॉल्यूशन निकालना ये हमें थोड़ा सीधा लगता है, पर सॉल्यूशन दिया जाए और उससे हमें इक्वेशन बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि उल्टा है। तो व्यापक हल दिया जा रहा है और अवकल समीकरण आपको बनानी है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसा क्लास 10th वगैरह में नहीं आपको दे दिया जाया करता था कि एक समीकरण के दो मूल आपको दे दिए जाते हैं, 1 और 2, दो मूल हैं, तो वो समीकरण ज्ञात करिए। समझ रहे ना, एक इक्वेशन है जिसके दो मूल 1 और 2 हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका समीकरण पता लगाइए कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। फिर आप क्या करते थे, बड़ा सिंपल सा एक तरीका यूज करते थे आप, x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। और आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 1 और 2 ही रहेंगे। अगर क्यूट्रिक इक्वेशन कभी कभी होती है, लेकिन क्लास 10th लेवल पे वो नहीं होती है, तो कभी अगर 3 मूल दे दिए जाते हैं, 1 2 3, बोले एक ऐसी त्रिघात समीकरण पता लगाओ जिसके मूल हैं 1 2 और 3, तो बड़ा सिंपल है, सेम प्रोसेस, x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू 0, ये हम कर सकते हैं। तो हमको इसमें भी क्या होता था ना, देखो इसमें भी आपको समीकरण के हल दिए जाते थे और इक्वेशन मालूम करनी रहती थी आपको। इसमें भी सॉल्यूशन दिए जाते हैं आपको और इक्वेशन मालूम करनी रहती है आपको। आज भी यहां पर ये करना है, बट दिस इज इन डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मल ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना क्यूबिक इक्वेशन है, ना बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है, फिर उसकी हेल्प से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या मेथड रहेगा, यही हमको आज सीखना है इस इंट्रोडक्शन में। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ 9.3 एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसे और इसे हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है। वो केवल ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन से इक्वेशन आप पहली बार बनाने नहीं जा रहे हैं। सॉल्यूशन दिया जाता है, इक्वेशन आपने पहले भी बना के रखा हुआ है, वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक में करते थे आप। ओके, ये एक तो और इसमें एक बड़ी चीज है ना कि हमको आखिरकार करना ही क्यों पड़ रहा है, ये जरूरत क्यों हो रही है हमको, मतलब ऐसा क्या आपको आन पड़ी कि आप सॉल्यूशन लेकर के आप उसका इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक नॉर्मल में एग्जांपल अगर ले लेता हूं, दैट x² + y² इज इक्वल टू r²। आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जो जिन सभी वृत्तों का केंद्र कहां पर होता है, मूल बिंदु पर होगा। ये ऐसे वृत्त का समीकरण है और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बना लेता हूं इसके बाद। तो हमने आपको बताया कि ये ऐसे वृत्त के
कुल की समीकरण है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वृत्त के कुल की समीकरण, कुल मतलब परिवार, फैमिली उसकी, वृत्त के कुल की समीकरण जिनके केंद्र मूल बिंदु अर्थात 0,0 पर हैं। समझ आ गया ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप इसको पहचानते हैं। तो ये वृत्त के कुल की समीकरण है जिनके, जो ऐसे वृत्त के फैमिली की इक्वेशन है जिनके सारे जो वृत्त बनेंगे उन सब का सेंटर ऑरिजिन पॉइंट पर पड़ेगा, सबका सेंटर मूल बिंदु पर पड़ेगा। तो अब जैसे मैं यहां पर आपसे बात करूंगा, ये इक्वेशन भी इसके द्वारा रिप्रेजेंट हो सकती है अगर आर की वैल्यू इतनी होगी। अगर हम, आर रेडियस है इसका, अगर रेडियस हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो फिर ये वाली सर्कल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। रेडियस थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे अगर हम, तो यही इक्वेशन इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसे वृत्त के कुल की समीकरण है जिन सब का सेंटर, शर्त ये है कि सारे के सारे वृत्तों के केंद्र कहां पर आने चाहिए, मूल बिंदु पर आने चाहिए। ये ऐसे वृत्त के कुल की समीकरण है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। अब आप ये मुझे बताएं, क्या ये इक्वेशन जो है ये इस वृत्त को, इस वृत्त को और इस वृत्त को, कौन से वृत्तों को रिप्रेजेंट करती है? तो आंसर है आर के अनुसार, आर की वैल्यू के अनुसार ये इक्वेशन इस वाले सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। आर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे तो ये इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है। रेडियस की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देंगे तो ये इस वाले सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे वृत्तों को जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं, उन वृत्तों को रिप्रेजेंट करने का समीकरण है। लेकिन कौन से वृत्त को रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट वाले सर्कल को, सेकंड को, थर्ड को, ये डिपेंड करेगा इसकी रेडियस पर। रेडियस अगर 1 है तो ये इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस अगर 2 है तो ये सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा। रेडियस अगर 3 है तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो हम कह तो रहे हैं कि ये वाला समीकरण ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित करता है जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। लेकिन क्या एक साथ सभी वृत्तों को रिप्रेजेंट कर सकता है? एक साथ, एक बार में एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप आर की जगह 1 लिखेंगे तो ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट होने लगेगा, फिर ये नहीं हो सकता, ये दोनों उसमें नहीं आएंगे फिर। और आर की जगह अगर आप 2 लिख देते हैं तो फिर ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा। ना तो इसको प्रदर्शित करेगी वो इक्वेशन, ना इसको प्रदर्शित करेगी वो इक्वेशन। आर की जगह अगर आप 3 लिख देंगे तो ये वाला वृत्त प्रदर्शित होना स्टार्ट हो जाएगा, ये और ये 2 वृत्त फिर प्रदर्शित नहीं हो सकते। कहने का हमारा मतलब यूं हो, आपको जो समझाना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भले ये वृत्त के कुल की समीकरण है जिनके सबके केंद्र 0, 0 पर हैं, लेकिन एक बार में एक वृत्त को ही रिप्रेजेंट कर सकती है, एक बार में सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते आर की जगह 1 लिख दो तो ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है उस पर। कुछ हमारी बात समझ आ रही है आपको कि ये जो इक्वेशन है भले ये ऐसे वृत्तों को प्रदर्शित करती है जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं, लेकिन एक साथ सभी वृत्तों को रिप्रेजेंट करने का गुण इसमें नहीं है। एक साथ कि ये इक्वेशन एक साथ जितने वृत्त बनेंगे, असंख्य वृत्त ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनके केंद्र मूल बिंदु पर होंगे, असंख्य। लेकिन क्या असंख्य वृत्तों को रिप्रेजेंट कर सकता है? ऐसा नहीं है। आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक बार में ये एक वृत्त को ही प्रदर्शित करेगा, एक साथ सभी वृत्तों को प्रदर्शित कर ले, ऐसा गुण इसके पास अभी नहीं है कि हम आर की जगह चाहे जो कुछ लिखेंगे, लेकिन कुछ भी लिख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों प्रदर्शित हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आर की जगह जो भी वैल्यू लिखोगी उसके अनुसार एक बार में एक वृत्त ही रिप्रेजेंट होगा, एक साथ
ऐसे सभी सर्कल प्रदर्शित हो जाए, ऐसे सभी सर्कल रिप्रेजेंट हो जाए, ये अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके पास कौन है? आर है। आर की वैल्यू बदलते जाओगे तो वृत्त अलग अलग मिलेगा। तो हमको एक बात समझ में आई कि ये सर्कल एक बार में ये जो समीकरण है ना, वृत्त के एक बार में एक वृत्त को ही प्रदर्शित कर सकती है, सबको प्रदर्शित नहीं कर सकती। हां, ये बात अलग है कि आर का अलग अलग मान रखते जाएंगे तो वृत्त अलग अलग बना लेंगे हम उससे, लेकिन एक बार में एक सर्कल ही वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसे समीकरण चाहते हैं जो एक साथ ऐसे सभी सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर दे जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हो। यह सारा झंझट ही खत्म हो जाए, आर वार का झंझट खत्म हो जाए। ये ना हो सके कि आर का कोई मान आके यहां आर की कोई वैल्यू लिख देगा तो वृत्त बदल जाएगा, ये नहीं होना चाहिए उस पर। हम फिर से मैं बता दूं कि मैं चाहता ये हूं कि एक ऐसी समीकरण मुझे मिले जो एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित कर दे जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हो। वो काम ये नहीं कर पा रही है। ऐसी सिचुएशन पे हमको क्या करना चाहिए? आंसर है, अब आप देख भी रहे हो कि ये वाली समीकरण एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित नहीं कर सकती। एक साथ एक एक करके कर लेगी, एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी जिनके केंद्र मूल बिंदु पर है। और ये सिर्फ क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पर आर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आर को हम हटा दें, आर को हटा दें, तो ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण बन सकता है जो एक साथ, समीकरण एक होगी पर एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित कर पाएगी जिनके केंद्र मूल बिंदु पर होंगे। भाई प्रॉब्लम तो आर से ना, आप आते हो, आप बोलते हो आर की जगह एक लिखो तो ये वाला सर्कल आ जाता है। कोई दूसरा आता है वो बोलता है आर की जगह 2 लिखो तो ये सर्कल आ जाता है। कोई तीसरा आदमी आता है वो बोलता है आर की जगह 3 लिखो तो ये सर्कल आ जाता है। और जितने लोग चाहेंगे उतने अलग अलग सर्कल इससे बना लेंगे। हम चाहते हैं ये नहीं हो सके, चाहे एक आदमी आए, चाहे 3 लोग आए, चाहे 300 लोग आ जाएं, कोई ये ना कह सके कि इसमें ये रखो तो ये वाला वृत्त मिल जाएगा। सबके नजरों के सामने हम ऐसा समीकरण लाना चाहते हैं जो समीकरण एक साथ ऐसे सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे। उसमें किसी का जोर ना रहे कि नहीं यार इसकी जगह लिख दोगे तो ये बन जाएगा, उसकी जगह वो लिख दोगे तो वो बन जाएगा। ये हो ही ना सके, हम ऐसा चाहते हैं। तो कुल मिला के यहां से फिर क्या हटा दो? आप आर हटा दो। तो आर कैसे हटा दें? अपने मन से थोड़ी हटा सकते हैं। आर हटा दें, आर कैसे हटा देंगे हम? उसका कोई तरीका होना चाहिए ना। आर एक अचर नंबर है, हटा तो सकते हैं हम। अवकलन कर देंगे, आर अपने आप हट जाएगा। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आर अपने आप हट जाएगा। फिर वो जो समीकरण बनेगी ना, वो एक तो अवकल समीकरण होगी क्योंकि उसमें डेरिवेटिव शामिल होगा, सीधी सी चीज है। वो एक अवकल समीकरण होगी और उस इक्वेशन में आर नहीं होगा, और नहीं होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब है वो एक ऐसी समीकरण बन जाएगी जो एक साथ इस प्रकार के सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकेगी। उसमें किसी का जोर नहीं रहेगा। कोई कह नहीं पाएगा कि आर की जगह लिखो तो ये वाला वृत्त आएगा, ये लिखो दूसरा वृत्त आएगा। मैं कह सकूंगा कि ये एक लौती समीकरण ऐसी है जो इस प्रकार के हर वृत्त को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ जिनके केंद्र मूल बिंदु पर पड़ते हैं। करके देख लेते हैं। हमने इसका अवकलन कर दिया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको अगर उधर भेजेंगे हम तो 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -2x, 2 से आप ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -x अपॉन वाई, या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। आप देखें इसका अवकलन किया मैंने और यहां से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था ना उसको हटा दिया है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल चुकी है। आप यहीं से 2 से डिवाइड कर देते, अगर यहां से आप बनाना चाहते हैं तो आप 2 से डिवाइड करते तो ये आपको मिल जाती x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ये भी है, तो चाहे ये वाली इक्वेशन ले लें या ये वाली इक्वेशन ले लें, ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दोनों ही अवकल समीकरण हैं
और ये ऐसी अवकल समीकरण है जो अवकल समीकरण है जो ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित करती है जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। अब यहां से वो झंझट खत्म हो गया। कौन सा झंझट? आप पूछोगे कि ये वाली इक्वेशन कौन से वृत्त को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली इक्वेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि ये वाली समीकरण कौन से सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, 1 को, 2 को कि 3 को। मैं बोलूंगा इस इक्वेशन के लिए कोई बंधन नहीं है। ये 1 2 3 4 5 1 लाख को भी रिप्रेजेंट करती है। ये एक इक्वेशन। तो क्या इसके बारे में ये कह सकते थे? आंसर इज नो, नहीं कह सकते थे। ये कितने वृत्तों को रिप्रेजेंट करती है? करती तो बहुत वृत्तों को है, पूरी फैमिली ही रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन एक बार में एक वृत्त ही रिप्रेजेंट हो सकता है। और वो निर्भर किस पर कर देता था? आर पर। और यहां आर खत्म हो गया। इसमें ऐसा नहीं है। ये एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को प्रदर्शित करती है जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। ये एक साथ नहीं कर पाती थी। एक जनरल सॉल्यूशन था ये उसका, पर आर की जगह अगर हम मान बदल देते थे ना तो अलग 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 वृत्त हो जाता था। इसमें ये काम ही नहीं है। तो ये सर, ये भी वृत्त की इक्वेशन है और ये है उस वृत्त की अवकल समीकरण। ये एक साथ हर वृत्त को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, पर ये एक साथ ऐसे सभी वृत्तों को रिप्रेजेंट कर सकती है जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे उसको बोला था वृत्त के कुल की समीकरण जिनके केंद्र 0 0 पर है। तो ये क्या है? वृत्त के कुल की अवकल समीकरण है। ये वृत्त के कुल की समीकरण नहीं है, बल्कि ये वृत्त के कुल की अवकल समीकरण है। तो हम इसमें लिख सकते हैं वृत्तों के कुल की अवकल समीकरण जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। देखो दोनों की लैंग्वेज में देखिए, इसमें वृत्तों के कुल की समीकरण लिखा था हमने, इसमें लिख रहे हैं कुल की अवकल समीकरण। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? और इसमें आर भी नहीं है, कहीं पर आर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा कि आर की जगह 1 लिखोगे तो ये वाला सर्कल होगा, 2 लिखने से ये होगा, 3 लिखने से ये होगा। ये एक ऐसी समीकरण जो एक साथ ऐसे सभी सर्कल को रिप्रेजेंट कर लेगी। ये ऐसी समीकरण जो एक साथ सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, एक एक करके ही वो रिप्रेजेंट कर सकती है। एक साथ सबको प्रदर्शित कर ले, ये गुण अभी इसमें नहीं आ पाता है इसके पास। ठीक है, तो ये हमने इसकी अवकल समीकरण बना ली। और उसके लिए अब आप समझ रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब है किसी भी इक्वेशन की अगर आपको अवकल समीकरण बनानी है, देखो सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि जो आपने व्यापक हल दिया जाएगा और अवकल समीकरण बनाना है, तो व्यापक हल दिए जाने पर अवकल समीकरण बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो इसका जवाब मैंने आपको बताया है अभी अभी कि हम एक ऐसी समीकरण चाहते हैं जो एक साथ उस फैमिली की हर सर्कल को रिप्रेजेंट कर सके। सर्कल नहीं, हम पैराबोला के लिए भी यही कर सकते हैं, हम इलिप्स के लिए भी यही कर सकते हैं, हम हाइपरबोला के लिए भी यही कर सकते हैं, हम स्ट्रेट लाइंस के लिए भी यही कर सकते हैं। तो व्यापक हल दिए रहने से उसकी अवकल समीकरण बनाने तक ये हमने क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम एक ऐसी समीकरण चाहते हैं जो एक साथ पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, एक एक करके रिप्रेजेंट मत करे, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। अब ये तो हुआ क्यों का रीजन, कैसे करना है आंसर। उसके लिए एक मकसद है हमारा कि हमको क्या करना है, वहां से जो हमारे सॉल्यूशन दिया रहेगा वहां से हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटाना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने हटा दिया, फिर वो कोई वैल्यू नहीं ले सकता, फिर उससे पूरी फैमिली एक साथ रिप्रेजेंट हो सकती है। तो मेन टारगेट हमारा क्या हो गया कि कोई भी इक्वेशन हमको दी जाएगी उसमें से हमको क्या करना होगा, उसमें से हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। आपको कैसे गायब करेंगे, यही तो आपकी आर्ट है,
यही तो आपकी टेक्निक है, ये आपको सोचना है कि आप कैसे गायब करेंगे। मैंने कैसे गायब कर दिया, अवकलन कर दिया, है ना, और बड़ा आसान था। आप सोचोगे आसान सा आपने कर दिया है, कठिन हमको दोगे, ऐसा नहीं है। हम हर बार आपकी मदद करेंगे, हर सवाल आपको करके दिखाएंगे, बट कुछ आपको भी सोचना है। मेन मकसद है हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे सॉल्यूशन में से जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर उसको नहीं हटाएंगे तो हर बार अलग अलग वैल्यू लेता रहेगा और एक बार में एक इक्वेशन ही रिप्रेजेंट हो सकती है। तो आपको उसमें से करना क्या है, मकसद क्या रहना चाहिए कि वहां से हमको क्या करना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देना चाहिए। ठीक है, ये चीज एक आपको ध्यान रखना है। अभी मैं फिर से बात करूंगा इस पर। दूसरा, आप हमसे ये भी बोल सकते हैं, आप हमसे ये भी बोल सकते हैं कि आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाया था तो अवकलन कर दिया आपने, एक बार अवकलन किया और ये इक्वेशन या ये इक्वेशन मिल गई आपको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया। आप ये पूछ सकते हैं हमसे कि आपको कैसे पता चला कि बस यहीं छोड़ देना चाहिए इसको, हम और अवकलन कर दें एक बार, तो भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें नहीं आएगा। अगर हम एक बार अवकलन और कर दें इसका, जैसे इसी की बात कर लो, इसका हम एक बार अवकलन कर दें तो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस इसमें दो फलन गुणा में है y और डी डी एक्स ऑफ वाई, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई पहले का अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसके साथ डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा, मतलब वर्ग कर देंगे, इज इक्वल टू 0। क्या इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या इस इक्वेशन में कोई स्वेच्छ अचर है? तो इसमें भी तो नहीं है। तो आपने एक ही बार करके क्यों छोड़ दिया? अरे दो बार कर दो, तीसरी बार करने जाओगे तो भी तो कोई स्वेच्छ अचर नहीं मिलेगा, तो 3 बार करो, फिर एक बार करके क्यों आपने छोड़ दिया? क्या ये वाली अवकल समीकरण भी वृत्तों के कुल की अवकल समीकरण बन जाएगी जिनके केंद्र मूल बिंदु पर है? भाई आपने अभी क्या देखा, हमारा एक मेन टारगेट हमने बनाया कि अब हमें अपनी समीकरण से क्या करना रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना रहेगा। तो हमने अवकलन किया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट गया, लेकिन अवकलन एक ही बार किया ना, हम तो चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। 2 बार करने से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वापस तो नहीं आ रहा ना, एक बार अवकलन करने से भी हटा है, 2 बार कर दिया तो भी तो नहीं आया उस पे, आप तीसरी बार कर दोगे तो भी तो नहीं वापस आ जाएगा। तो कितनी बार करना चाहिए फिर हमको? क्या ये अवकल समीकरण भी सही है? आंसर है ये अवकल समीकरण बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये अवकल समीकरण? ये बिल्कुल सरासर गलत है ये अवकल समीकरण। तो अब क्यों गलत है ये मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही तो है, और वो क्या है r। आपने अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि हमारी अवकल समीकरण n कोटि की अगर है, n कोटि की है, तो उसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं? n। उसके जनरल सॉल्यूशन में, फिर से सुनिए, n कोटि की अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होता है, n कोटि का अवकल समीकरण है, उसका अगर कोई व्यापक हल बना है तो उसमें कितने स्वेच्छ अचर होते हैं? n। और ये क्वेश्चन भी कल आया था, पिछली एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन था, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। आपने 4 बताया था कि नहीं बताया था? इसका मतलब है उधर जितने कोटि की अवकल समीकरण होगी उतने ही स्वेच्छ अचर यहां पर होने चाहिए। इसका मतलब यह है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन में क्या होने चाहिए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1। और ये आपकी अवकल समीकरण तो सेकेंड ऑर्डर की है ना, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक आ गया है, तो ये गलत नहीं हो गया। समझ आ रहे? इसका मतलब ये भी आपको ध्यान रखना। अब 2 बातें ध्यान रखने लायक आ गई, एक तो अचर पद हटाना चाहिए, दूसरी चीज जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतने ही कोटि की अवकल समीकरण आप बना सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 स्वेच्छ अचर हैं तो 2 कोटि की ही आप अवकल समीकरण उसमें बना सकते हैं।
समझ रहे? इसका मतलब आप 2 बार अवकलन इसका नहीं कर सकते। आपको कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? 1 बार अवकलन करके ही आपको आंसर लाना है। आई होप कि अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो फिर से हम आपको बता दें कि हमारा क्या मकसद हुआ करेगा। जब भी हमें व्यापक हल दिया रहेगा और ये बोला जाएगा कि इसके कुल की अवकल समीकरण बनाइए, तो हम अवकलन करके बनाएंगे। प्रक्रिया तो अवकलन की होगी। अब अवकलन करके करना क्या है आपको? आंसर है 2 काम करने हैं हमको। पहला काम यह है कि जितने स्वेच्छ अचर होंगे वो हटाने हैं। दूसरी चीज, जितने स्वेच्छ अचर हैं अवकल समीकरण भी उतने ही कोटि की ही बननी चाहिए। एक अगर स्वेच्छ अचर है तो 1 कोटि का अवकल समीकरण आना चाहिए, और 1 कोटि का अवकल समीकरण है। इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अगर 1 स्वेच्छ अचर है तो 1 बार ही आप अवकलन कर सकते हैं, आप 2 बार नहीं कर सकते। फिर 2 बार किया तो, लेकिन गलत हो गया ना, समझ रहे ना आप? तो हमारा क्या काम हुआ करेगा? कांस्टेंट को हटाना, रिमूव करना, उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा, जितने इक्वेशन में स्वेच्छ अचर होंगे उतने कोटि की अवकल समीकरण बनानी पड़ेगी आपको। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आप उतनी ही बार अवकलन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 1 स्वेच्छ अचर है तो 1 बार अवकलन करेंगे आप। 2 स्वेच्छ अचर होंगे तो 2 बार अवकलन कर सकते हैं आप। 3 स्वेच्छ अचर आपको दिख रहे हैं तो 3 बार अवकलन कर सकते हैं आप, इससे ज्यादा फिर नहीं कर सकते। बस ये 2 मेन पर्पस आपके होंगे, और ऐसा करने के बाद जो कसम से अवकल समीकरण आपको मिलेगी ना, वो एक ऐसी जादू वाली समीकरण होगी कि वो अवकल समीकरण उस फैमिली की हर सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, उस फैमिली के हर मेंबर को एक साथ प्रदर्शित कर पाएगी। एक साथ इस प्रकार की समीकरणें फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन एक बार में एक को केवल एक मेंबर रिप्रेजेंट हो पाता है। समझ आ रही बात? तो ये हमारा काम होगा, और ये आपको बड़ा सोच समझ के करना है कि किस तरीके से अवकलन करके हमको कांस्टेंट गायब करना है। और आपके पास जो आपको सुविधा मिलेगी वो ये मिलेगी कि जितने स्वेच्छ अचर हैं बस ज्यादा से ज्यादा उतनी बार ही आप अवकलन कर पाओगे, बस उससे ज्यादा आपको अवकलन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उतनी ही बार अवकलन करके अचर हटाना भी है आपको, ठीक है? बस इतना करना है, ये प्रक्रिया हो जाया करेगी। तो कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ा आसान है। क्यों ना कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए जाएं तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, और तभी हमारी सारी बातें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 4, एक आध एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको ये मेथड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx। अब देखो, ये वक्रों के कुल की समीकरण है। उन्होंने क्या बोला है? वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो ये है वक्रों के, ये जो कर्व की फैमिली की इक्वेशन है, ये आपको कर्व की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगानी है, ठीक है? जबकि m एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है? ये हमें कर्व की एक इक्वेशन दे दी गई है, कर्व की फैमिली की एक इक्वेशन दे दी गई है। हमें इस कर्व की, जिस कर्व की फैमिली की इक्वेशन है, उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है, और m इसमें स्वेच्छ अचर है। फिर से आप याद करके बताएं, आपके कितने काम हैं? 2 काम है केवल आपका। एक तो यह है कि जितने स्वेच्छ अचर है केवल उतनी बार ही मौका आपको मिलेगा अवकलन करने का, उससे ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा आपको। दूसरा आपका काम यह है कि उतनी बार अवकलन करके ही उसमें से स्वेच्छ अचर भी हटाना है आपको। तो कितने स्वेच्छ अचर हैं बताइए? 1। कितनी बार अवकलन करने का मौका आपको मिलेगा? बस 1 बार, क्योंकि 1 कोटि की अवकल समीकरण आनी चाहिए ना। अब 1 स्वेच्छ अचर है, 2 बार अवकलन करके बैठ जाओगे आप तो 2 कोटि की अवकल समीकरण आ जाएगी, वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो नहीं जरूरत हमको। इसलिए 1 बार मौका मिलेगा, और 1 बार अवकलन करने से ही आपका इसका स्वेच्छ अचर हट भी जाना चाहिए। कई तरीके हैं वैसे ये काम करने के। देखो, एक तो हम इसको नंबर 1 कर लेते हैं। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग उसको यूज करते हैं, किसी का कोई तरीका है,
बस मकसद तो ये ना, एक बार अवकलन करना है और एक सहचर हटाना है, जैसे मर्जी वैसे कर लो। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, एक बार करना है तो उन्होंने कर दिया सीधे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार और अवकलन करें, नहीं करना है। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक ये है, अब इन्हीं दोनों का यूज करके एम हटा दो। तो क्यों ना हम एक काम कर लें, कुछ भी करो एम हटाओ। ये एम का मान कितना आ गया है, ये इसमें लिख दे जाके। इसलिए समीकरण 1 से इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम की जगह पर क्या लिख देंगे, ये x लिख दिया और m की जगह पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। बहुत ज्यादा इसको भी आप उधर लेते जाओ तो x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गई अवकल समीकरण। अब देखो m हट गया, एक बार अवकलन भी हुआ, m भी हट गया। मैंने बोला ना, एक आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है, एक बार अवकलन करोगे तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी, फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके जो भी आप कर सकते हैं वो आप करिए, जो आपकी मर्जी वो आप करिए, बस इन दोनों का यूज करके किसी जगह से m हटा दीजिए बस। और आप देखिए अब इसमें m नहीं बचा हुआ है, सीधी सीधी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो ये है वक्र के कुल की समीकरण और ये उसी वक्र के कुल की अवकल समीकरण। ये एक साथ हर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, पर ये एक साथ हर कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है क्योंकि इसके पास m नहीं है। अब आप जानते हैं ये काम हमने ऐसे किया है, हम और भी तरीका है हमारे पास। मैंने बोला ना, सबका अपना, सब लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, हमारा मकसद तो यही है ना बस कि एक बार अवकलन करना है और m हटाना है। तो यार हम ऐसे भी तो कर सकते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स, हमने y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m कर लिया, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m का। बस आपको दो टास्क दे दिए गए हैं, आप एक बार अवकलन करिए, m हटा दीजिए। अब हम चाहे जिसे हटा के लाएं, उससे तो आपको मतलब नहीं है ना, तो हम अब अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भिन्न वाला फॉर्मूला लगेगा, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज क्या होगा 1 अपॉन हर स्क्वायर। m का डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार अवकलन किया, अब अचर पद अपने मन से हट गया। देखो, देख रहे हैं, बस इसको उधर आप भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वही आ जाएगी। तरीके बहुत हैं, आपको जो मर्जी वो तरीका यूज कर लीजिए। समझ आ रहे? तो चाहे ऐसे कर लो आप या वैसे कर लो। मैंने बोला ना कि बस दो काम हमें करने हैं, जितने स्वेच्छ अचर उतनी बार अवकलन और उस समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचरों का एलिमिनेशन। कैसे करना है आप सोच लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे करना है हमको, वो आप पर मैंने छोड़ दिया। उसके लिए मत देखिए कि मान रखना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, भाग देना पड़ रहा है, गुणा करवाने से हटेगा। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, आप जैसे भी लाइए हर तरीके से आ जाएगा। आप जानते हैं मैं एक काम और भी कर सकता था, क्या? मैं इसके दोनों पक्षों में x का गुणा करवा देता, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x से गुणा करते और इसमें इसको माइनस कर देते, आंसर फिर भी आ जाता। करके देख लो यार। ये आपकी इक्वेशन क्या है जो पहले दी गई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये इक्वेशन जो है ना, इसके दोनों पक्षों में x से गुणा करवा लो, x डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब हम घटा देंगे तो mx से mx कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, -1 से गुणा करा दीजिए तो x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर भी वही आ रही है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये काम आप कैसे करते हैं, आपको हमने जो काम दिया है वो मुझे पूरा चाहिए बस। और काम क्या है, एक बार अवकलन और अचर पद खत्म, बस इतना सा काम है। आपको जैसे मर्जी वैसे करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, मान रख रहे हैं,
कि आप वर्ग कर रहे हैं कि आप क्यूब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। बस दो ही काम है केवल, जितने स्वेच्छ अचर है उतनी बार अवकलन का मौका मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं देंगे आपको, और उसमें ऊपर से जितने स्वेच्छ अचर है वो हटाने हैं आपको। और ये जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे इस काम में और माहिर हो जाएंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है। तो आप ये मत देखिए कि कैसे करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है, आप बस काम याद रखिए। मैं लिख देता हूं करना क्या है। जितने स्वेच्छ अचर, जितने स्वेच्छ अचर उतनी ही बार अवकलन, उतनी ही बार अवकलन। दूसरा, स्वेच्छ अचरों का रिमूवल। बस ये दो काम है, आपको जैसे मर्जी वैसे करिए आप। तो इसको नोट कर लें, इसके बाद अगला एग्जांपल 5 करके देखते हैं हम। नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू a sin x प्लस बी, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। ये वक्रों के कुल के समीकरण है। अब वक्रों के उस कुल को रिप्रेजेंट करने वाली अवकल समीकरण आप बनाइए, ये आपको बोला गया है। यही दोनों काम है। कितने स्वेच्छ अचर इसके पास हैं? दो स्वेच्छ अचर है a और b। इसका मतलब है अवकलन का मौका आपको कितनी बार मिलेगा? 2 बार। एक इक्वेशन तो इसी को बना लिया करो जो ये आपकी है। इसके बाद 2 बार अवकलन का आपको मौका मिलेगा, और उस 2 बार अवकलन के बाद फिर उसमें से आपकी जो मर्जी है, जैसे आपको लगता है कि ऐसे हम कर सकते हैं, वैसे आप अचर को हटाइए। उसके लिए कोई बंधन ही नहीं है, बस ये 2 काम आपको करने हैं। चलिए एक बार अवकलन करिए। सबसे पहले differentiating on both sides with respect to x, इसका क्या होगा? d dx of y is equal to a cos x plus b, और x plus b का करोगे तो वो 1 हो जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 बार मौका मिल रहा है ना हमको अवकलन करने का, एक बार और घुमा दो इसको। differentiating on both sides with respect to x. Now this will become d square y by dx square, and this will become minus a sin x plus b। a का है cos x plus b का minus sin x plus b, और x plus b का 1। ये आ गया। This is equation number 3। Now you have 3 equations। एक आपकी जो बेसिक इक्वेशन जो आपको दी गई थी, 2 आपके पास अवकलन करने से आ गई हैं, 3 समीकरणें हैं, 2 अचर पद हैं। हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। जो मर्जी करिए, अचर पद दिखना नहीं चाहिए बस मुझको। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें ना, ये जो a sin x प्लस बी है इसकी जगह y लिख दें। a sin x प्लस बी डी स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, माइनस और a sin x प्लस बी की जगह पर क्या लिख दिया हमने? y। इट मीन्स डी स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू 0। हो गया, आ गया आंसर। अचर पद दिख रहे हैं कहीं? यहां नहीं है ना? आपको क्या 2 काम थे? 3 बार अवकलन करना था, अचर हटाना था, तो हट तो गया। 3 बार अवकलन भी हो गया, अचर पद भी हट गया। अब आप सोचोगे अरे ये तो यूज ही नहीं किया आपने, ये नियम है क्या? ऐसा बीच में कहा गया है क्या कि जो जो उसमें आना चाहिए सबको यूज करना जरूरी है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। आपने 2 काम बोले थे, मैंने 2 काम कर दिया। अगर इसके अलावा भी कोई तरीका है आपके पास तो वो भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे हैं? बस हो गया, यही अवकल समीकरण है। और आप जानते हो ये एक ऐसी अवकल समीकरण है ना जो इस फैमिली के, जिस फैमिली के कर्व का इक्वेशन है ये, उस फैमिली के सभी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ सब कर्व को रिप्रेजेंट करती है, पर वो एक साथ सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। ए और बी की वैल्यू अलग अलग रखते तो अलग अलग कर्व आ जाते उसमें। एग्जाम्पल 6 पे देख लीजिए। एग्जाम्पल 6,
मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। देखो समीकरण भी नहीं दिया इस बार, उन्होंने बोला ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण बताइए जिनका नाभियां x अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर है। मतलब कहने का उनके ऐसा है कुछ कि हमारे पास जो भी दीर्घवृत्त ऐसे हैं कि जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं और केंद्र मूल बिंदु पर है, तो ऐसा दीर्घवृत्त तो ये वाला बनता है। नाभियां x अक्ष पर है और केंद्र कहां पर है उसका, मूल बिंदु पर। ऐसे जितने दीर्घवृत्त मिलते हैं उन सभी दीर्घवृत्तों के कुल की अवकल समीकरण आपको मालूम करनी है। तो पहले तो यही बताओ कि ऐसे जो दीर्घवृत्त होते हैं उनकी समीकरण क्या होती है। हाँ, प्रश्नानुसार दीर्घवृत्तों के कुल की समीकरण, दीर्घवृत्तों के कुल की समीकरण आएगी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कुल की समीकरण है, हमको इसके कुल की अवकल समीकरण पता लगानी है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? तो अब आपको बताइए, सबसे पहले क्या देखना है, इस पे देखना यह है कि कितने स्वेच्छ अचर हैं। कितने स्वेच्छ अचर हैं? 2 हैं, ए और बी। तो क्या क्या करना है बताओ? 2 बार अवकलन, और 2 बार अवकलन से स्वेच्छ अचर को हटाना भी है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम 1 बार अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव निकालिए। 1 अपॉन ए स्क्वायर तो अचर है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x अपॉन ए स्क्वायर। इसका क्या होगा? 2y अपॉन बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम उधर भेजे दे रहे हैं। देखो तो ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देखें 2 से ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं हम। x को हम चाहे इधर ले आए, बी स्क्वायर को उधर भेजे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो y अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितनी बार अवकलन का मौका मिला है आपको? 2 बार। अभी आपने कितनी बार कर लिया? 2 बार कर लिया, अभी 1 बार किया है। मतलब 1 बार अभी हमारा चांस और मिलेगा हमको अवकलन करने का। तो यहां तक पहुंच गए हम, और हमने अब इस इक्वेशन को इस रूप में बना लिया है ना कि कसम से 1 बार भी किसी ने इसका अवकलन कर दिया तो अचर पद गायब हो जाएगा। अवकलन भी 2 बार हो गया, अचर पद भी गायब हो गया, सारी फैसिलिटी तो हमको मिल जाएंगी उस पे। तो 1 बार और अवकलन कर दो, फिर तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन कर दो दोनों पक्षों का। कैसे करिएगा अवकलन? आप एक काम कर लो, इसको एक फलन मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक निकालेंगे तो क्या निकलेगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पहला फलन, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले का अवकल गुणांक, पहले में क्या है? y अपॉन एक्स, ये खुद ही एक भिन्न है। इसका फिर अवकलन करोगे तो इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा अंश इंटू हर का अवकलज माइनस, नहीं हर इंटू अंश का अवकलज माइनस
अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर स्क्वायर, ये हो गया। और बराबर के उस तरफ क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अवकलज क्या आएगा, वो तो 0 के बराबर आ जाएगा। भाई नहीं समझ में आई बात आपको? फिर से देखें, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, पहले का जब अवकलन करने गए तो एक भिन्न थी, इसलिए भिन्न वाला सूत्र लगाना पड़ा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर, ऐसा करना पड़ा हमको। अब इसे आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्यूशन वगैरह कर सकते हैं। वैसे हम तो चाहेंगे पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से गुणा करवा दो आप। देखो ध्यान से, जब यहां एक्स स्क्वायर का गुणा करवाओगे तो एक्स स्क्वायर का एक एक्स इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर जब एक्स स्क्वायर का गुणा करवाओगे तो वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को काट देगा, डी डी एक्स वाई बचेगा, उसका अंदर गुणा करवाओ तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। बस, अब इससे ज्यादा तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। यही है वो अवकल समीकरण जिसकी तलाश आपको थी, जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं आया आपको? आया? तो जब भी कभी जनरल सॉल्यूशन दिया गया हो, ये जनरल सॉल्यूशन था, बस उन्होंने शब्दों में हमको समझाया था कि किस प्रकार का जनरल सॉल्यूशन होगा और उसकी अवकल समीकरण आपको मालूम करनी रहेगी। आपके सिर्फ 2 काम हैं, जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी बार अवकलन, और उतनी बार अवकलन से आपका एक और चीज ध्यान रखना है कि उतनी बार अवकलन से वहां पर अचर पद हटाने भी हैं आपको। तो ये हमने कौन सा एग्जाम्पल कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 और इससे आगे के क्वेश्चन सब हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, आपको आज जो बातें बताई गई हैं कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? फिर से मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं। पहली चीज, किसी भी अवकल समीकरण का हल दिया जाएगा और उससे आपको अवकल समीकरण बनानी है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक ऐसी समीकरण बनाना चाहते हैं जो एक बार में एक साथ उस कर्व की फैमिली के हर मेंबर को रिप्रेजेंट कर सके, एक एक को रिप्रेजेंट मत करे। इसलिए हम जनरल सॉल्यूशन से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। बनाने में हमने 2 चीजें सीखी कि क्या करना चाहिए। पहली बात तो उस इक्वेशन में स्वेच्छ अचर नहीं बचने चाहिए आपके, तो स्वेच्छ अचर हटाने हैं आपको अवकलन से। और अवकलन कितनी बार करना है आपको? तो अवकलन उतनी बार करना है जितने उसमें स्वेच्छ अचर होंगे, उससे ज्यादा बार आप नहीं ले जा सकते उसको। समझ रहे हैं कि 2 स्वेच्छ अचर हैं तो आप 3 बार अवकलन करके नहीं निकाल सकते, नहीं तो वो अवकल समीकरण गलत हो जाएगी। और क्योंकि ये नॉलेज हमने, ये कैसे हमको मालूम है कि गलत हो जाएगी, ये जब हम एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमको मालूम चला था। अब देखो, आपको हमने बताया था ना कि 9.2 इंट्रोडक्शन में हम क्या सीख रहे थे, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने बोला था कि इस एक्सरसाइज से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते एग्जाम में, पर आगे की चीजों को समझना अगर है तो ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन या इस एक्सरसाइज को पढ़ना पड़ेगा आपको। और वो नॉलेज आज काम में आ रहा है कि जितने कोटि का अवकल समीकरण होगा उसके सॉल्यूशन में उतने ही स्वेच्छ अचर होने चाहिए, या इसका उल्टा कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में जितने स्वेच्छ अचर होंगे उसकी जब अवकल समीकरण आप बनाएंगे तो उतने ही कोटि की उसको आना चाहिए फिर। और यही रीजन है कि अगर 2 स्वेच्छ अचर है तो 2 ही बार अवकलन करने का आपको मौका मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं दिया जाएगा चांस आपको। यह बंधन है। तो जितने स्वेच्छ अचर उतनी बार अवकलन और उन स्वेच्छ अचरों का रिमूवल, बस ये 2 काम आपको हैं। जैसे कर सकते हैं वैसे करिए। आप किसी इक्वेशन को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस आपकी 2 प्रोसेसेस देखनी है, आपकी कला देखनी है कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 2 बार अवकलन, अचर पदों का खात्मा। समझ रहे? तो यही हमारा काम है।
आप चाहें तो एग्जाम्पल 7, 8 भी है इसमें, इसको ट्राई कर सकते हैं। और आप उसके बाद एक्सरसाइज 9.3 में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।